तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेटल किस फॉर्म में पाए जाते हैं और इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फाइनल जो मेन टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन कंफर्म है जो कि आता है। तो सबसे पहले अक्रेंस ऑफ मेटल, कि मेटल कहाँ पे पाए जाते हैं, हम मेटल्स को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जो अर्थ है, अर्थ के क्रस्ट पे नेचुरली बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिनको हम मिनरल्स बोलते हैं। तो अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नेचुरली प्रेजेंट हैं, किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप ही नेचुरली प्रोड्यूस हुए हैं, नेचुरली प्रेजेंट हैं, जिनको हम कहते हैं मिनरल्स। इसके बाद है ओर्स। जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल मतलब कंपाउंड, ठीक है, तो उसमें एक एलिमेंट ज़्यादा होता है। जैसे मान लो मरकरी सल्फाइड है, HgS है, तो इस ओर में मिनरल, ये जो ओर है HgS, तो इसमें मिनरल, इसमें मेटल है मरकरी, तो इसको हम बोलेंगे ओर। तो ओर क्या है, वो मिनरल जिसमें एक पर्टिकुलर मेटल ज़्यादा क्वांटिटी में हो, ज़्यादा परसेंटेज में हो, उसको हम बोलेंगे ओर। तो ओर कुछ ही नहीं है, ओर मिनरल ही है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ पे मेटल प्रेजेंट है, मेटल बोलो या फिर एलिमेंट फिर कंपाउंड्स प्रेजेंट है ना। या तो वो फ्री फॉर्म में होंगे या फिर कंपाउंड फॉर्म में होंगे। फ्री फॉर्म में कौन होगा, जो रिएक्शन नहीं करते हैं, जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो होंगे फ्री फॉर्म में। और कंपाउंड फॉर्म में कौन होगा, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या करेंगे, वो और मेटल से या फिर नॉन मेटल से रिएक्शन करेंगे और कंपाउंड बना देंगे। और फ्री फॉर्म में कौन होगा, फ्री फॉर्म में वो एलिमेंट्स होंगे जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो रिएक्शन ही नहीं करते। तो जो फ्री फॉर्म में होंगे हम उनको ईजिली ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड फॉर्म में है, मान लो HCl है, ठीक है, और हमको क्लोरीन को ऑब्टेन करना है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, हमें कैल्शियम ऑब्टेन करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा एक्सट्रैक्शन। उस पर्टिकुलर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट हम कैसे करते हैं। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट हम कहाँ से करेंगे, कंपाउंड से। कंपाउंड बोलो या फिर आप ओर बोलो, ओर, ठीक है। ओर क्या है, ओर है वो मिनरल जिसमें कोई पर्टिकुलर मेटल हाई परसेंटेज में हो, उसको हम बोलेंगे ओर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ओर से किसी पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो उसके लिए आज हम पढ़ेंगे कैसे हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कुछ मेटल्स अर्थ क्रस्ट पे फ्री स्टेट में होते हैं। फ्री मतलब कि वो अकेले हैं, उन्होंने किसी और एलिमेंट के साथ में मिलकर कंपाउंड नहीं बनाया है, ठीक है। और कुछ कैसे है, कंपाउंड की फॉर्म में है, ठीक है। जो फ्री फॉर्म में है तो हमें तो कुछ नहीं करना, जो फ्री फॉर्म में उनको बस रिफाइनिंग करेंगे, हम उनको बस प्यूरिफाई करेंगे। लेकिन जो कंपाउंड फॉर्म में है उनको तो पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उस कंपाउंड में से, उसके बाद रिफाइन करना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं और फिर रिफाइनिंग कैसे करते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने पढ़ी थी, पहले पढ़ चुके हो आप। इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है। और हमने ये पढ़ा था कि जब हम टॉप से नीचे आते हैं तो क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। ये पढ़ा था हमने।
मतलब कि जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो मोर रिएक्टिव है और नीचे वाले कैसे हैं, लीस्ट रिएक्टिव है, और बीच वाले कैसे होंगे, मॉडरेटली रिएक्टिव। मतलब ना ही ये मोर रिएक्टिव है और ना ही ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो हमने कैटेगरी में डिवाइड करा है। तो पहली कैटेगरी में आते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो कैसे आएंगे, कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद जिंक, फेरस, लेड, ये है मॉडरेटली रिएक्टिव। मतलब ना ही तो ये मोर रिएक्टिव है ना ही लीस्ट रिएक्टिव है, पर रिएक्टिव तो है ना। तो एक किसकी फॉर्म में पाए जाते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में। तो ये ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब जब भी आप अर्थ क्रस्ट से देखोगे, अर्थ क्रस्ट में, तो जिंक अकेला नहीं होगा कभी भी। जिंक ऑक्साइड मिलेगा आपको, या फिर जिंक सल्फाइड मिलेगा, या फिर जिंक कार्बोनेट मिलेगा। वैसे ही फेरस आपको अर्थ क्रस्ट में कभी भी अकेला नहीं मिलता है, या तो वो जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, या फिर जिंक सल्फाइड की फॉर्म में, या फिर जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में। वैसे ही लेड भी लेड ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है, या फिर लेड सल्फाइड की फॉर्म में, या फिर लेड कार्बोनेट की फॉर्म में। तो ये जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और इनके ऑक्साइड्स, उनके कार्बोनेट्स, ये क्या है कि इनके ओर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, इनके ओर्स। हमें करना क्या है, इस फेरस सल्फाइड, फेरस ऑक्साइड, फेरस कार्बोनेट, इनके ओर्स से इस फेरस को निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, यही हमको आज पढ़ना है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी में आते हैं कॉपर, मरकरी और सिल्वर, जो कि लीस्ट रिएक्टिव है पर रिएक्टिव तो है। तो ये भी पाए जाते हैं ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में। मतलब जब भी आप अर्थ क्रस्ट में देखोगे तो वहाँ पे कॉपर कभी भी अकेला नहीं होगा, वो या तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा या फिर कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। वैसे ही मरकरी और सिल्वर भी, या तो मरकरी ऑक्साइड मिलेगा आपको या मरकरी सल्फाइड मिलेगा। वैसे ही सिल्वर भी आपको अर्थ क्रस्ट में सिल्वर सल्फाइड मिलेगा या फिर सिल्वर ऑक्साइड। तो ये क्या थे, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, ये सब ओर्स हैं। ठीक है, और हमें करना क्या है, ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके बाद आते हैं गोल्ड और प्लेटिनम। ये ऐसे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जब भी आप निकालोगे गोल्ड और प्लेटिनम को तो ये अकेले मिलेंगे आपको, इनके साथ में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, कि कैसे है, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट भी नहीं, मतलब ये रिएक्शन ही नहीं करते, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आ जाता है कि उन दो मेटल्स का नाम बताओ जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि हम इन ओर्स से, इनकी जो ओर्स हैं, इनके ओर्स से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करें। इसके बाद एक टर्म और है गैंग। गैंग क्या है, हमने अभी ओर्स पढ़ा, जैसे कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, फेरस कार्बोनेट, ऑक्साइड्स, ये सब हमने पढ़ा ना। तो ओर्स जो है उनमें ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। इम्प्योरिटी जैसे हम कहाँ से निकाल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट से, तो उसमें कुछ सॉइल होगा, सैंड होगा और कुछ इम्प्योरिटीज होंगी इस टाइप की। तो ओर विद इम्प्योरिटीज हम उसे बोलेंगे गैंग। मतलब वो ओर्स जिनमें इम्प्योरिटीज हो, जैसे सॉइल हो, सैंड हो, तो उनको हम बोलेंगे गैंग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर इम्प्योरिटी है तो हमें उसको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा मेटल की एक्सट्रैक्शन से पहले। मतलब पहले हम इन इम्प्योरिटीज को निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये सिंपल सी बात थी। तो हम ना कैटेगरी वाइज एक्सट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जो लो एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स थे, जैसे कॉपर, मरकरी और सिल्वर, ये कैसे लीस्ट एक्टिव। तो पहले हम इनके ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर
किस फॉर्म पाए जाते हैं, ऑक्साइड में और सल्फाइड में, याद रखना, ठीक है। तो पहले हम मेटल को कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो लो एक्टिविटी सीरीज में है ना, उनके ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो, सिनेबार, मरकरी सल्फाइड को हम सिनेबार भी कहते हैं, ठीक है। तो HgS सिल्वर सल्फाइड क्या है, मरकरी का ओवर है। मैंने आपको बताया था ना कि जो मरकरी है, सिल्वर है और कॉपर है, ये ऑक्साइड और सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है। तो मरकरी सल्फाइड क्या है, मरकरी का ओर है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनको हम ईजिली, अगर मेटल की ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब जो ये लीस्ट एक्टिव मेटल्स है ना, जैसे कॉपर, मरकरी और सिल्वर, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे, जैसे कॉपर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड और मरकरी ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड से हम मेटल को ईजिली निकाल सकते हैं। अगर आप इनके ऑक्साइड्स को ना सिंपल हीट कर दोगे ना, तो मेटल अलग हो जाएगा। जैसे मान लो मरकरी ऑक्साइड है, आपने सिर्फ हीट करा तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और मेटल आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। वैसे अगर सिल्वर ऑक्साइड है तो आपको सिर्फ हीट करना है, हीट करने से क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और आपको सिल्वर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखी है, ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। सिर्फ हीट करने से इनकी ऑक्साइड्स से मेटल अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये मेटल्स किन फॉर्म में प्रेजेंट है, सल्फाइड और ऑक्साइड्स में। चलो ऑक्साइड्स वालों को हम सिंपल हीट कर देंगे, लेकिन जो सल्फाइड वाले हैं उनका क्या करें, तो यहाँ पे याद रखना, ऑक्साइड्स वालों को हम सिंपल हीट कर देंगे तो ऑक्सीजन अलग और मेटल हमें मिल जाएगा। लेकिन जितने भी सल्फाइड्स वाले हैं उनको हम पहले ऑक्साइड में चेंज करेंगे, ठीक है, और फिर उसको हीट कर देंगे। देखो चलो देखते कैसे करेंगे। ये मरकरी है, मरकरी सल्फाइड। हमने पढ़ा था कि मरकरी, कॉपर और सिल्वर किन फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में और ऑक्साइड्स की फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमें सल्फाइड को ऑक्साइड बनाना है तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देंगे। हाँ ठीक है, हमने सल्फाइड की रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन से, तो मरकरी सल्फाइड क्या बन गया, मरकरी ऑक्साइड। और हमने एक बात पढ़ी थी कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी ऑक्साइड को अगर आप सिंपली हीट कर दो, इनकी ऑक्साइड्स को आप सिंपली हीट कर दो तो आपको मेटल मिल जाएगा। देखो मिल गया ना मेटल आपको। तो ऐसे हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब लीस्ट एक्टिव में कॉपर भी आता है, तो हमें अर्थ क्रस्ट में क्या मिला, कॉपर सल्फाइड मिला। हमें क्या चाहिए, हमें कॉपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इस सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या करा, इसकी रिएक्शन करवा दी ऑक्सीजन से, तो कॉपर सल्फाइड फिर कन्वर्ट हो गया कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो लीस्ट एक्टिव मेटल्स होते हैं इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं इनको आप सिंपली हीट करो तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉपर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, कॉपर सल्फाइड रिएक्शन करवा दी, तो बात कुछ नहीं होती। यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये बात थी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की, जो कहाँ पे थे, रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो मिडिल में प्रेजेंट है, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, जैसे कि जिंक, फेरस, लेड। और एक किन फॉर्म पाए जाते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट पे। देखो जो मेटल्स हैं मिडिल एक्टिविटी सीरीज में, जैसे फेरस, जिंक, लेड, कॉपर, ठीक है। कॉपर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कैसे है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि ये
सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स और ऑक्साइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि किसी भी मेटल को उसकी ऑक्साइड से ऑब्टेन करना, किसी भी मेटल को उसकी ऑक्साइड से ऑब्टेन करना बहुत सिंपल होता है एज कंपेयर टू उसकी सल्फाइड और कार्बोनेट से ऑब्टेन करना। मतलब फेरस कार्बोनेट से फेरस ऑब्टेन करना टफ होगा, जबकि फेरिक ऑक्साइड से फेरस को ऑब्टेन करना सिंपल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या बात समझ आती है, यहाँ से हमने क्या बोला कि फेरिक ऑक्साइड से फेरस ऑब्टेन करना सिंपल है, जबकि फेरस कार्बोनेट फेरस सल्फेट से फेरस को ऑब्टेन करना टफ है। तो हम क्या करेंगे, पहले फेरस सल्फेट को या फिर फेरस कार्बोनेट को कन्वर्ट करेंगे उसके ऑक्साइड में, और फिर उसकी ऑक्साइड से हम सिंपली ऑब्टेन कर लेंगे उस पर्टिकुलर मेटल को। ठीक है, अगर हम सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखा ना हमने कि फेरस, अगर मान लो हम इन मेटल के सल्फाइड ओर्स को, इन मेटल के सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इनकी ऑक्साइड्स में, ठीक है, स्ट्रांगली हीट करके, जब एयर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है, जब हम इन मेटल्स के सल्फाइड्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, अगर हम इन्हीं मेटल्स के कार्बोनेट्स को इनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करें बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पे हम सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस एयर है, एयर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में है, जबकि यहाँ पे एयर जो है वो लिमिटेड है। आपको समझ में आया ना कि हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर क्यों रहे हैं, क्योंकि किसी भी मेटल के सल्फाइड और कार्बोनेट ओर में से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना टफ है, जबकि उसकी ऑक्साइड से ऑब्टेन करना उस पर्टिकुलर मेटल को इजी है। तो इसलिए क्या करेंगे, पहले उनकी सल्फाइड को या फिर कार्बोनेट को उनकी ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उनकी ऑक्साइड से उस मेटल को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जिंक के सल्फाइड ओर से, यहाँ पे एक की बात कर रहे हैं हम जिंक की, तो वैसे ही बाकी सबकी भी जाएगी, जैसे लेड फेरस उनका भी सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, तो हमने अर्थ क्रस्ट में देखा कि जिंक किसकी फॉर्म में है, सल्फाइड ओर की प्रेजेंट में है। हमें चाहिए क्या, लेकिन हमें जिंक चाहिए, तो हम जिंक कैसे निकालेंगे, इसकी सल्फाइड ओर से जिंक निकालना टफ है, लेकिन इसकी ऑक्साइड में से जिंक को निकालना इजी है। तो हम क्या करेंगे, इस सल्फाइड को कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में, और यहाँ पे एयर कैसी होगी, एक्सेस, इसलिए यहाँ पे हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन भी करवा दी और हीट भी दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सल्फाइड और कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में, इसको हम बोलते रोस्टिंग। ठीक है, इसके बाद जिंक ऑक्साइड है, हमने रिएक्शन करवा दी कार्बन से, हमें करना क्या है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है। ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन रिएक्शन, और रिडक्शन रिएक्शन के लिए हमें चाहिए क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट करता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है, जबकि खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है क्या ये एजेंट है, किस चीज़ का एजेंट, रिड्यूस करने वाला एजेंट।
तो करेगा क्या, ये इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसने यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, यहाँ पे जिंक हो गया, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो इसका खुद का तो ऑक्सीडेशन हो गया और इसको रिड्यूस कर दिया। तो समझ में आया आपको, हमने जिंक ऑब्टेन कर लिया। कैसे करा हमने, सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करा और उसके बाद हमने ऑक्साइड का कर दिया, क्या ऑक्साइड का हमने रिडक्शन कर दिया। ठीक है, और हमने क्या यूज़ किया है, एक रिड्यूसिंग एजेंट जो है कार्बन। फिर अब ये भी तो हो सकता है कि जो अर्थ क्रस्ट में जिंक किसकी फॉर्म में है, कार्बोनेट की फॉर्म में है। तो हमें पता है कि कार्बोनेट से इस मेटल को निकालना टफ है, जबकि इसकी ऑक्साइड से इस मेटल को निकालना सिंपल है। तो हम पहले इस कार्बोनेट को ऑक्साइड बनाएंगे। कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये कैसी थी, एक्सेस, यहाँ पे लिमिटेड थी, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करवाई। ठीक है, तो जिंक कार्बन कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में। यहाँ भी हमें क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड। हमें करवाना क्या है, रिडक्शन। इसके लिए हमने यूज़ किया एक रिड्यूसिंग एजेंट जो कि कार्बन है। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसको क्या कर देगा, इसको कर देगा रिड्यूस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया, और खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बात लिखी है, हम कार्बन की जगह हाईली रिएक्टिव मेटल्स भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस समय क्या पढ़ा था कि हाईली रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। अगर हम इस कार्बन की जगह एक हाई रिएक्टिव मेटल यूज़ कर ले तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड, मान लो हमें मैग्नीज मिला अर्थ क्रस्ट से, किस फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में। हमें मैग्नीज मिला अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड की फॉर्म में, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको तो मैग्नीज चाहिए। तो क्या करें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मोर रिएक्टिव मेटल का यूज़ करेंगे जो कि एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है, तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। इसको हटा दिया, देखो यहाँ पे आ गया, और खुद इससे कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीज अलग हो गया। तो हम कार्बन की जगह हाई रिएक्टिव मेटल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। ठीक है, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब वो रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज हो। यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है ना, तो वो रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज हो उनको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये हीट निकलती है ना, इस हीट की वजह से जो ये मेटल है वो अपनी मोल्टन स्टेट में आ जाता है। मोल्टन स्टेट मतलब देखो, ये रिएक्शन हुई, कैसी, कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हीट रिलीज हुई और इस हीट की वजह से ये जो मेटल है ना, ये कैसे स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, पर ये मेल्ट हो गया, पिघल गया, या फिर लिक्विड स्टेट में आ गया इस हीट की वजह से। तो हम बोलेंगे कि जो ये मेटल है वो अपने कौन से स्टेट में आ गया, मोल्टन स्टेट में आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है जिसकी वजह से जो मेटल प्रोड्यूस होते हैं वो अपनी मोल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं। क्यों, इस हीट की वजह से वो मेटल पिघल गए, मेल्ट हो गए, लिक्विफाइड हो गए। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है थर्मिट रिएक्शन।
जो भी रेलवे ट्रैक होते हैं ना, रेलवे ट्रैक हो गए या फिर मशीन के कुछ पार्ट्स हो गए, आपने देखिए ना मशीन के कुछ पार्ट्स टूट गए हैं या फिर कुछ रेलवे ट्रैक टूट गई है, तो हम बेल्डिंग करते हैं। तो उसको हमने बोला थर्मिट रिएक्शन। यहाँ पे हमने क्या करते हैं, हमने लिया फेरिक ऑक्साइड लिया, उसकी रिएक्शन करवा दी एल्युमिनियम से। ये भी क्या है, एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, फेरस अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हीट बनेगा। अभी हीट है, हीट की वजह से क्या होगा, ये जो आयरन है ये प्रोड्यूस होगा मोल्टन स्टेट में। इसी का यूज करके हम बेल्डिंग में यूज करते हैं। किसकी बेल्डिंग में, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए या फिर मशीन के कुछ पार्ट्स टूट गए हैं उनको जोड़ने के लिए। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको उनके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करें, और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको उनके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करें। अब हम पढ़ेंगे कि जो टॉप में है, टॉप की एक्टिविटी सीरीज में है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करें। हमको पता है कि टॉप में होंगे, कैसे होंगे, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। कैसे हैं वो, बहुत रिएक्टिव हैं। तो उनको हम सिंपल हीट करके या फिर कार्बन से रिएक्शन करवा के ऐसे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कैसे हैं वो, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो इनको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। ठीक है, अब हाईली रिएक्टिव में कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अगर मान लो हमें इनको ऑब्टेन करना है इनके क्लोराइड से, मान लो हमें कैसे मिला, ये अर्थ क्रस्ट पे हमें सोडियम क्लोराइड मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड मिला, फिर कैल्शियम क्लोराइड मिला, तो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे इनको, इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो, हम सेम वैसे ही होगा बाकियों के लिए भी। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का। हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड। हमको सोडियम चाहिए या फिर क्लोरीन चाहिए, क्या करेंगे हम, इसको करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक करना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो वो जो कंपाउंड है वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। सोडियम है, NaCl है, तो क्या बनेगा, Na+ आयन, क्योंकि सोडियम कौन से नंबर पे, 11 नंबर पे है, और उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक है मतलब 4 से कम है, तो क्या करेगा, वो लूज कर देगा, तो इसलिए आता क्या है, Na+ आयन। जबकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको एक की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो एक लेता है और बनाता है Cl- आयन। तो ये क्या हुआ, Na+ आयन कैटायन, और ये क्या हुआ, एनायन। ठीक है, जब हम ऐसा करते हैं तो हमको कैथोड पे मिलता है Na और एनोड पे मिलता है Cl2। जो कैसे मिला, हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइसिस करा, हमको मिला Na+ और Cl-। ठीक है, फिर Na+ है ना, हमको चाहिए क्या, हमें आयन थोड़ा ना चाहिए, हमें चाहिए सोडियम, हमें सोडियम मेटल चाहिए। Na+ है मतलब इसके पास, इसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ठीक है, एक Na+ है ना, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, हमने दे दिया इसको, इसने दे दिया Na। Cl- है, ठीक है, Cl- है ना, लेकिन हमें पता है कि जो क्लोरीन है वो Cl2 की फॉर्म में होता है ना, हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इससे Cl2 बना दिया और यहाँ पे 2 Cl। अभी एनोड क्या है और कैथोड क्या है, आपको इतना पता है कि Na+ क्या है, ये है कैटायन और ये है एनायन। एनोड कैथोड ये होते हैं इलेक्ट्रोड्स, जैसे ये ऐसा कुछ होता है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। हम हमेशा एनोड को लगाते हैं पॉजिटिव से और कैथोड को लगाते हैं नेगेटिव से। ठीक है, ये है एनोड, ये कैथोड। एनोड को हम हमेशा लगाते हैं नेगेटिव से
कैथोड को लगाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, ये बैटरी है, बैटरी के नेगेटिव एंड से हम जोड़ते हैं एनोड को और पॉजिटिव जोड़ते हैं कैथोड को, ठीक है। और ये है क्या, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। हम अगर करंट दे रहे तो किसको देंगे ना, ये मेटल का बना होता है, ये नॉन मेटल का बना होता है, ज़्यादा कुछ हाथ मत रखना, सिर्फ इतना याद रखो। एनायन कैसा होता है, नेगेटिव, कैटायन पॉजिटिव, जबकि एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। क्यों, क्योंकि एनोड को हम जोड़ते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, जबकि कैथोड को हम जोड़ते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। और ये है क्या, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग। अब हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब तक हमने पढ़ लिया कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और लो रिएक्टिव हैं और जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, उनके ओर से उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करें। अब हमने एक्सट्रैक्शन तो मेटल का कर लिया, लेकिन अभी भी उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें करना पड़ता है रिफाइनिंग, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ मेटल, इम्प्योर मेटल को रिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिसका हम यूज़ करते हैं इन मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेड हो गया, निकल हो गया और गोल्ड। इस प्रोसेस में हम करते हैं क्या, देखो ये एक सेटअप है, हमें करना क्या है, इम्प्योर मेटल को प्योर करना है। जो भी इम्प्योर मेटल होता है हम उसको यहाँ पे लगाते हैं एनोड पे, ठीक है, इम्प्योर पे लगाते हैं हम एनोड को, और प्योर वाले को हम लगाते हैं कैथोड पे। देखो मान लो हमें क्या करना है, कॉपर को प्योर करना है, तो कॉपर जो इम्प्योर वाला है उसको हम यहाँ लगा देंगे। हमारे पास कुछ तो प्योर वाला होगा ना कॉपर, जो हमने पहले कुछ करा होगा, जो पहले हमने रिफाइनिंग करी होगी, तो प्योर वाला हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे मान लो आपको दूध से दही बनाना है, तो क्या करते हो, दूध में दही डालते हो, थोड़ी सी डालते हो ना, ताकि वो दूध दही बन जाए। तो यहाँ पे भी आपको करना क्या है, इस इम्प्योर वाले को प्योर करना है। तो कुछ प्योर पार्ट यूज़ करोगे, पहले वाला जो पहले आपने प्योर किया होगा, तो प्योर वाला भी यहाँ पे यूज़ करोगे। यहाँ पे मान लो कॉपर ले रहे हम, तो यहाँ पे इम्प्योर वाला कॉपर लगा दोगे और यहाँ पे प्योर वाला कॉपर लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो इसी मेटल का सॉल्यूशन होगा। अगर मान लो यहाँ पे कॉपर है, कॉपर मेटल है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी किसका होगा, कॉपर का ही होगा। अगर यहाँ पे जिंक के मेटल्स है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी जिंक का ही होगा। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो एनोड पे हम लगाएंगे इम्प्योर मेटल, कैथोड पे हम लगाएंगे प्योर मेटल, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे होता क्या है, लिखा है ना यहाँ पे कि जो इम्प्योर मेटल का हम यूज़ करते हैं एनोड पे और प्योर मेटल का हम यूज़ करते हैं कैथोड पे। फिर हम करते क्या है, यहाँ से करंट पास करते हैं। यहाँ बैटरी लगा रखी है, सोलर सेल है, हमने करंट पास किया। करंट पास करने से क्या होता है कि जब भी हम करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो प्योर मेटल है, प्योर मेटल जो है वो डिसॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। एनोड से जो भी प्योर मेटल है वो डिसॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में, और जो प्योर मेटल है, देखो हमने करा क्या, यहाँ पे हमने करंट पास किया, ठीक है, और एनोड पे क्या है, इम्प्योर मेटल है, ठीक है। करंट पास करने से क्या होता है, इस इम्प्योर मेटल में जो प्योर पार्ट है, मेटल का जो प्योर पार्ट है वो यहाँ पे चल जाएगा कैथोड पे, ठीक है। और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे है क्या, है तो कॉपर ही ना, पर कॉपर में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिसॉल्व हो जाएगी इन सॉल्यूशन में, और जो प्योर वाला पार्ट है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा
कैथोड पे, ठीक है। अब इम्प्योरिटी कहाँ चली गई, सॉल्यूशन में। अब इम्प्योरिटी या तो सॉल्युबल होगी या फिर इनसॉल्युबल, ठीक है। जो सॉल्युबल होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी और जो इनसॉल्युबल होगी वो डिपोजिट हो जाएगी। कहाँ पे, एनोड के नीचे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। एक बार लास्ट बार सुन लो, यहाँ पे क्या था, हमें किसी भी मेटल को प्योर करना है, रिफाइन करना है। तो क्या करा हमने, जो इम्प्योर मेटल है, हमें इम्प्योर को प्योर बनाना है ना, तो इम्प्योर वाले को हमने कहाँ पे लगाया, एनोड पे। और हमने प्योर यूज़ किया। जो पहले हमने कुछ करा होगा, पहले हमारे पास प्योर तो होगा ना, प्योर को हमने यूज़ किया कैथोड पे, ठीक है। फिर हमने करंट पास करा। करंट पास करने पे क्या होता है, इस मेटल में जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगी और जो प्योर वाला पार्ट बच जाएगा वो कैथोड पे डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब इम्प्योरिटीज़ जो सॉल्युबल होगी या इनसॉल्युबल, जो सॉल्युबल होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी इसमें, और जो इनसॉल्युबल होगी वो बॉटम में डिपोजिट हो जाएगी। कहाँ पे, एनोड के नीचे, जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। वहाँ पे वही लिखा है, द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू सॉल्यूशन, द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड कॉल्ड एनोड मड। तो आज की वीडियो में इतना ही। वेरी थैंक यू फॉर लिसनिंग।